Hello student. Today we start History 9 chapter The Making of National Movement 1870s 1947। इस चैप्टर में हम जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, नेशनल मूवमेंट्स हुए 1970 से लेकर 1947 के बीच में जो चेंजेस आए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कई चीज़ें देख चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एरिया पर, टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा किया था, कैसे वो दूसरे हमारे देश के किंगडम्स को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहे थे, किस तरीके से उन्होंने ट्राइबल्स और डिकूज़ के एरिया पे कब्ज़ा किया था, उनकी लाइफ को बदल डाला था और अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने शुरू किया था। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी, debates regarding the condition of women, challenges to the caste system, social and religious reform, the revolt of 1857 and its aftermath, the decline of craft and growth of industries। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। On the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontent with British rule? If so, how were different groups and classes dissatisfied? तो इस चीज़ में हमने देखा कि हम जो पढ़ चुके हैं उसमें देखा कि जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश के जो शासन था उससे असंतुष्ट थे, और वो असंतुष्ट थे और विभिन्न समूह ये वर्ग में या सेक्शंस में ये जो डिससेटिस्फैक्शन था वो किस तरीके का था। द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की शुरुआत या उद्भव। The above mentioned development led the people to ask the crucial question, what is this country of India and for whom is it meant? The answer that gradually emerged was, India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language or gender। जब हमने ये जो चेंजेस देखे, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर अधिकार करने लगे थे, तो लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा कि इंडिया क्या कंट्री है, ये किसके लिए है। तो उसका आंसर उनको मिला कि ये जो कंट्री है इंडिया, जो है इंडिया के लोगों की है, भारत के ही लोगों की है। एंड ऑल द पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब यहाँ सभी लोगों की है, क्लास, कलर, क्रीड, सेक्शन, इसके आधार पर नहीं है, ये हर व्यक्ति का ये देश है। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड द सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, और ये इस देश की जो रिसोर्सेज है, इस देश का जो सिस्टम है वो इन्हीं लोगों के लिए है। With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. And until this control was ended, India could not be for Indians। जब उन लोगों को ये आंसर मिला, क्या क्वेश्चन था कि भाई ये देश किसका है, ये इसके रिसोर्सेज किसके, तो उनका आंसर क्या था कि भाई ये देश हम यहाँ पर रहने वाले लोगों का है, हम भारतीयों का है। और इसके साथ ही जब उनको ये आंसर मिला तो उसके साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हम पर करने लगे हैं, हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, यहाँ के लोगों के जीवन पर उनका अधिकार होता जा रहा है। और अंटिल दिस कंट्रोल वॉज एंडेड, और जब तक ये कंट्रोल ख़त्म होगा, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, तो इंडिया जो है वो इंडियंस की नहीं रहेगी। भारत यहाँ के लोगों का है, भारत का नहीं हो सकता, भारतीयों का नहीं हो सकता। मतलब कि अगर वो कंट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो भारत देश है वो भारतीयों का ही नहीं रहेगा। तो जो दिस कॉन्शियसनेस, इस चेतना के साथ जब उनको ये अवेयरनेस आई तो उनके मन में आया कि अगर इस तरीके की चीज़ रही तो ये देश हमारा ही नहीं रहेगा। तो बिगेन टू क्लियरली स्टेटेड बाय पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850, और इसके साथ ही पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगे, संगठन, राजनीतिक संगठन बनने लगे, स्पेशली दोज दैट कम इनटू बीइंग इन द 1870s एंड 1880s। 1850 के बाद ये एसोसिएशन बनने लगे थे, लेकिन 1870 से 1880 के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा बने थे। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स, और इसको ज़्यादातर बनाने वाले या इसके जो नेतृत्व करने वाले थे वो ज़्यादातर इंग्लिश एजुकेटेड थे, मतलब अंग्रेजी पद्धति से शिक्षित थे, प्रोफेशनल थे, पेशेवर लॉयर्स हुआ करते थे। द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूर्ण सार्वजनिक सभा, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association and the of course the Indian National Congress। ये कुछ संगठनों के नाम ही, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है जिसमें द नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम भी है। ये कुछ
एसोसिएशन हैं जो कि उस टाइम में लोगों के हेल्प के लिए काम कर रहे थे या लोगों में अवेयरनेस के लिए काम करने लगे थे. नॉट द नेम पूर्ण सार्वजनिक सभा. द लिटरल मीनिंग ऑफ द सार्वजनिक इज दैट ऑफ और फॉर ऑल द पीपल. सभी के लिए और सभी जनता, सभी लोगों का या सबके लिए. Serve all plus genic for of the people. Through many of these, association functioned in specific part of the country. इसमें से कई एसोसिएशन जो संगठन थे वो कंट्री के स्पेशल पार्ट में ही काम कर रहे थे. देयर गोल वर सेटेड एज द गोल ऑफ ऑल द पीपल. उनका जो गोल था वो ये कहते थे वो सभी लोगों का गोल है या अहम जो उनका संगठन का जो लक्ष्य है वो सभी लोगों का है. उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके के लिए नहीं है, पूरे समुदाय के लिए हैं. All the type of people of India, not those any one region, community or the class. They work with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and the key feature of nationalism. Sovereign का मतलब होता है independence. In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their अफेयर्स. और वो ये चाहते थे कि व्यक्ति जो है ये संगठन ये मानता था कि भारत की जो जनता है वो अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी रखे. ये वो इस टाइप की आज़ादी वो भारतीय जनता के लिए चाहते थे और वो इसी के लिए काम करते थे. द डिससैटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s एंड 1880s. इंटेंसिफाइड मतलब बढ़ गया, तो उनके प्रति ब्रिटिश रूल के प्रति जो असंतोष था, धीरे धीरे असंतोष तो चल रहा था. हमने देखा 1857 से ही उनका जो रिवॉल्ट हुआ था वहीं से असंतोष तो चला आ रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया 1870 से 1880s तक. क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ उन्होंने कुछ लॉ लगा दिए, जैसे कि द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878. उन्होंने एक आर्म्स एक्ट करके एक्ट पास किया 1878 में, डिजॉल्विंग इंडियंस फ्रॉम पॉजेसिंग आर्म्स, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता को आर्म्स मतलब हथियार रखने से मना कर दिया. अब भारतीय जनता को अधिकार छीन लिए हथियार रखने संबंधी, मतलब भारतीय जनता जो है वो हथियार नहीं रख सकती है. इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो एनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. इसी के टाइम उन्होंने एक पहला तो क्या लाए वो आर्म्स एक्ट, दूसरा वो लाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. इसमें क्या किया उन्होंने कि जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था, उनकी आलोचना करता था, अगर वो आलोचना करता था तो उस प्रेस की जितनी भी संपत्ति है वो गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले लेती थी. मतलब गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया. The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing presses, if the newspaper published anything that was found objectionable. तो वही बात हो गई कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर में उनकी क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, तो वो उनकी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना. इन 1883 दो एक्ट तो यहाँ हो गए. उसके बाद इन 1883 देयर वाज अ फ्यूररी ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल. इसके बाद 1883 में जो एक इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल पे भी काफ़ी हंगामा था. फ्यूररी का मतलब होता है हंगामा होना, तो उस पर भी काफ़ी हंगामा होता. अब इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल में भारतीय जजों को ये अधिकार दिए गए थे कि वो ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन पर्सन्स पर ट्रायल कर सकते हैं, मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं. मतलब भारतीय जज और ब्रिटिश जज की बराबरी के अधिकार उसमें दिए गए थे. इस पे फिर अंग्रेज़ों ने हंगामा किया, उस पर उसका ऑब्जेक्शन किया और ये बिल वापस ले लिया गया. तो मतलब तीन चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू होते गई. पहला आया आर्म्स एक्ट, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद इल्बर्ट बिल. तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हो गई जिसने लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन या असंतोष की भावना को बहुत ज़्यादा बढ़ दिया. Ilbert Bill, the bill provided for the trial of British or European person by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were
एनरेज्ड, एनरेज मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होना। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। और ये इवेंट जहाँ पर इल्बर्ट बिल लाया गया था भारतीयों की बराबरी के लिए, वो उन्होंने वापस ले लिया था। तो इस तरीके से उनकी जो नस्ल भेदी है, या यूँ कहें कि भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच की जो उनके बीच में डिफरेंस वो समझते थे, उसको और हाईलाइटेड कर दिया था। द नीड फॉर an all-Indian organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened this desire. ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत है वो सभी एजुकेटेड फील कर रहे थे, लेकिन ये इल्बर्ट बिल की वजह से उनकी जो ये डिज़ायर थी, उनकी ये इच्छा जो थी, वो और अधिक गहरी हो गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम all over the country met at Bombay in December 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इस जो इल्बर्ट बिल के बाद में लोगों ने ये सोचा कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें 72 डेलीगेट से 72 लोग थे जो कि बॉम्बे और कलकत्ता से बिलोंग करते थे, मोस्ट ऑफ बॉम्बे एंड कलकत्ता, इन दिसंबर 1885 में। इसमें जो मुख्य लोग थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर, among others, was largely from Bombay and Kolkata. Nauroji, as a businessman and publicist, settled in London and for the time member of the British Parliament, guided the younger nationalist। इसमें जो सबसे पहला नाम दादा भाई नौरोजी हैं, वो एक बिजनेसमैन थे और पब्लिसिस्ट भी थे, प्रचारक भी थे, जो कि लंदन में रहते थे, और कुछ समय के लिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी बने थे। वो यंग नेशनलिस्ट को, जो युवा नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनको गाइड करते थे। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन्स टुगेदर। और A.O. ह्यूम जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे, रिटायर्ड, उन्होंने भी इंडियंस को वेरियस रीजन से, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग थे, उनको इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। ए नेशन इज़ इन द मेकिंग, उभरता हुआ राष्ट्र। अब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब किस तरीके से उन्होंने अपनी डिमांड्स को रखना शुरू किया। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मैथड। मॉडरेट का मतलब हो गया नरम, प्रेयर के थ्रू, याचिका के थ्रू अपनी बात को कहने के लिए निवेदन करने का काम वो करते थे। तो शुरुआत के जो 20 years थे कांग्रेस के, वो मॉडरेट टाइप के थे। इसमें ज़्यादातर लोग अपनी बात को कहने के लिए ये सोचते थे कि हम अपना निवेदन करेंगे तो ब्रिटिशर्स उसको मान लेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पीरियड में उन्होंने भारतीयों की भागीदारी की ज़्यादा आवाज़ उठाई, भारतीयों की भागीदारी के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो गवर्नमेंट में है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और सरकार दोनों में ही। इट वॉन्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होए, गिवन मोर पावर, उनको ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस वेयर नॉन एग्जिस्टेड। और जहाँ उन क्षेत्रों में, उन प्रांतों में जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये परिषदें नहीं हैं, वहाँ पर ये परिषदें बनाई जाए। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। फॉर this purpose it called for civil services examination to be held in India as well, not just in London। और एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की ज़्यादा भागीदारी बनाने के लिए, भारतीय जनता को की ज़्यादा भागीदारी बनाने के लिए वो सिविल सर्विसेज, जो कि इससे पहले सिर्फ लंदन में हुआ करती थी, उसको इंडिया में भी हेल्ड करने की डिमांड करने लगे। The demanded for Indianization of the administration was part of the movement against the racism। जो उनकी ये डिमांड थी भारतीयकरण की, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा भारतीयों को इन्वॉल्व करने की, वो एक नस्ल भेदी है, जिस तरीके से वो गोरे और काले का जो भेदभाव करते थे, उसको भी कम करने का उनका मोटिव था। सिंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट्स। इससे पहले तक जो
ज़्यादा अधिकार वाले क्षेत्र थे, या फिर यूँ कहें कि जो अच्छी पोस्ट थी वो सारी अंग्रेज़ों के पास ही हुआ करती थी। एंड द ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ब्रिटिशर्स ज़्यादातर ये सोचते थे कि इंडियंस को वो पोजीशन जिम्मेदारी वाली पोजीशन नहीं देनी चाहिए। सिंस द ब्रिटिश ऑफिसर वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरी होम, इंडियनाइजेशन इज इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। अब ज़्यादातर बड़ी पोस्टों पे कौन हुआ करते थे? अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो उनका जो सैलरी का पार्ट हुआ करता था, हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, तो वो ज़्यादातर क्या करते थे कि अपनी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा इंग्लैंड भेज दिया करते थे, और वहाँ से जितने भी उपहार वगैरह मिलते थे वो भी वो इंग्लैंड में भेजते थे। तो इससे क्या होता था, भारत की जो वेल्थ है, भारत का जो खजाना है वो खाली होता जा रहा था, क्योंकि भारत का जो रिसोर्सेज थे वो भारत में नहीं रहकर बाहर जा रहे थे। तो इसका एक मोटिव ये भी था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादातर भारतीय आएंगे तो जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ है, जो भारत की जो खजाना है, भारत की जो वेल्थ है वो बाहर नहीं जाएगी। अदर डिमांड इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उनकी एक डिमांड और थी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया जाए, न्यायालय प्रक्रिया और न्याय की जो प्रक्रिया है उनको अलग अलग किया जाए। द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, रिपील मतलब वापस लेना, निरस्त करना, एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उनकी डिमांड थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की और एक्सप्रेशन की, जैसा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में उन्होंने ख़त्म कर दी थी। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, इसके अलावा उन्होंने कई इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी उठाया था। इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड पॉवर्टी एंड फेमिनाइंस, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल की वजह से आज जो हमारे देश में गरीबी है और अकाल की स्थिति है वो ब्रिटिशर्स की वजह से। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया, एंड एम्पावराइज्ड पीजेंट्स एंड जमींदार, और उन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, इसकी वजह से जो किसान हैं, ज़मींदार हैं, वो और ज़्यादा गरीब होते गए। एम्पावराइज्ड मतलब गरीब। एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप हैज़ क्लियर्ड फूड शॉर्टेज, और वो जो हमारे देश का अनाज है यूरोप में भेजते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस थी, उस समय की जो कांग्रेस थी, वो ये समझती थी कि आज की जो स्थिति है, भारत की जो ये दयनीय स्थिति है, जहाँ पर गरीबी है, अकाल की स्थिति है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, उसका कारण ब्रिटिशर्स हैं। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसके लिए उन्होंने रेवेन्यू में रिडक्शन की डिमांड की। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उनका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, वो जो सेना रखती थी, उस सेना का खर्चा भी भारतीयों को देना पड़ता था, तो उसमें खर्चे में कमी की जाए। एंड द मोर फंड्स फॉर इरीगेशन, और इरीगेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मिले। It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the suffering of forest dwellers caused by an interfering फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कई प्रस्ताव पास कराए जिसमें कि सॉल्ट टैक्स था, नमक कर संबंधी, इंडियंस लेबर जो कि बाहर की तरफ जाते थे उनकी के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है उससे संबंधित उन्होंने कई प्रस्ताव पास कराए। इसके अलावा फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में रहने वाले वनवासी थे, उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो इंटरफेयर करे थे उसको कम करने की भी कोशिश की। ऑल दिस शोज दैट डिस्पिट बीइंग अ बॉडी ऑफ the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार्स and industries। तो इन सब एक्शन से, कांग्रेस के इन सब एक्शन से देखने को लगता था, पता चलता है कि जहाँ ये एक एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था, वो एजुकेटेड लोगों के ग्रुप में वो सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे थे, ज़मींदारों की बात नहीं कर रहे थे, या फिर इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे थे, वो सभी लोगों की बात कर रहे थे, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो गरीब किसान के साथ में फूड शॉर्टेज या फिर विदेश में जो मजदूर हैं उन सब के लेकर बात कर रहे थे। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। मॉडरेट लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि पब्लिक अवेयर हो अपने अधिकारों के प्रति, और जो ब्रिटिशर्स का रूल है उसमें जो अन्याय प्रति व्यवहार है उनका है, उसके प्रति वो जागरूक हों। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, रॉट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन। वो
ऑफ द कंट्री वो दिखा रहे थे, उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, कई आर्टिकल्स बताए और इसके अलावा भी उन्होंने बताया अपने इन सब चीज़ों में बताया कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमको आर्थिक रूप से तबाह करते जा रहे हैं। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेज एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचना की और अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिफरेंट पार्ट्स में भेजा, देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा, लोगों के ओपिनियन जुटाने के लिए, लोगों का समर्थन जुटाने के लिए। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट ऑफ द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। वो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे जो आज़ादी का आदर्श हैं और न्याय की जो भावना है उसका वो रेस्पेक्ट करेंगे। एंड सो दे वुड एक्सपेक्ट दैट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। इसलिए वो सोचते थे कि अगर हम सिर्फ डिमांड करेंगे और वो इस डिमांड को मान लेंगे। व्हाट वाज द नेसेसरी देयरफॉर वाज द एक्सप्रेस दीज डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियंस। इसलिए उनका ये मानना था कि जो उनको हम अपनी भावनाओं के प्रति भावनाओं के बारे में अवगत कराएंगे और वो चीज़ हमारी मान लेंगे। मतलब मॉडरेट जो नेता थे वो क्या मानते थे कि हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी ये इच्छा है और वो इस इच्छा को मान लेंगे, हमारे जो आदर्श है, आज़ादी के प्रति जो सोच है उसको स्वीकार कर लेंगे। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as the Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and method. जो 1880s 90s से इंडियंस जो थे उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो पॉलिटिकल स्टाइल है कांग्रेस की क्या वो सही है। इन बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जो कि लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने रेडिकल मतलब उग्र तरीका, अपना उग्र ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और मेथड बताना शुरू किया या एक्सप्लोर करना शुरू किया। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर दीज पॉलिसी ऑफ प्रेयर। वो मॉडरेट नेताओं की, जो नरम दल के नेता थे, उनकी पॉलिसी ऑफ प्रेयर से को की आलोचना की। एंड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। और जो पॉलिसी ऑफ प्रेयर की जगह वो अपने आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मोर एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, ज़्यादा संरचनात्मक वर्क की बात वो कर रहे थे। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। रिले का मतलब भरोसा, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई पीपल अपनी जो क्षमता है, उस अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर भरोसा करें, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ना कि गवर्नमेंट के गुड इंटेंशन पे। उनकी जो कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की भावना है नेकी की, उसकी जगह अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करें। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। पीपल को अपने स्वराज के लिए, अपने खुद के राज के लिए, स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज, खुद के राज के लिए फाइट करनी होगी। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। और उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसको मैं लेकर रहूँगा। इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल। इसी दौरान 1995 में वायसराय कर्जन ने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडिंग बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उस समय में ये एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसमें कि बिहार और उड़ीसा के पार्ट इंक्लूड थे। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। और इस डिवाइडिंग के पीछे ब्रिटिशर्स ने अपना तर्क दिया कि वो बंगाल का पार्टीशन इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। बट व्हाट डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या, सुविधा क्या, कौन सी सुविधा, प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या है यहाँ पे, और इसमें किसकी सुविधा हो रही है। तो इनडायरेक्टली वो क्या करना चाह रहे थे, इट वॉज क्लोजली टाइड टू बी इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। ये क्लोजली इंटरेस्ट था ब्रिटिश ऑफिसर्स का और बिजनेसमैन का। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, उन्होंने नॉन बंगाली एरिया को उस प्रोविंस से अलग नहीं किया। उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट सेपरेट ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विथ आसाम। उन्होंने ईस्ट बंगाल को सेपरेट कर दिया और मर्ज कर दिया आसाम में। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव वर टू कर्टल द
influence of Bengali politician and the split the Bengali people. उनका मेन मोटिव, इस बंगाल पार्टीशन के पीछे मेन मोटिव ये था कि वो जो बंगाल में पॉलिटिशियन की जो पावर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बंगाली जो पॉलिटिशियन है उनका जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको कम करने का उनका मोटिव था, और इसके साथ ही बंगाली पीपल्स से उनको भी भाग अलग अलग टुकड़ों में बांटना उनका मेन एम था। मतलब प्रशासनिक सुधार की या कन्विंस की सुविधा की बात वो नहीं कर रहे थे, वो अपना फ़ायदा इसमें देख रहे थे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड पीपल ऑल ओवर द इंडिया। इन्फ्यूरेटेड का मतलब क्रोधित करना। तो पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन से भारत के सभी लोग काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी क्रोधित हुए, गुस्सा हुए। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल एज दे मे बी कॉल्ड अपोजिट। दोनों ही सेक्शन, जो कांग्रेस के दोनों ही नरम और गरम दल के जो भी नेता थे, लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। हड़तालें होने लगी, मीटिंग्स होने लगी, प्रदर्शन होने लगे। The struggle that unfolded came to be known as the स्वदेशी मूवमेंट। और ये जो स्ट्रगल था, ये जो संघर्ष था, वो स्वदेशी मूवमेंट के रूप में सामने आने लगा। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बंगाल बट विद द एनकॉजेस अदर टू। बंगाल में बहुत ज़्यादा था, स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन दूसरे एरिया में भी ये इसकी गूंज थी। एनकॉजेस मतलब इसकी गूंज होना, मतलब ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, वो देश में के सभी हिस्सों में था। इन डेल्टाइक आंध्रा फॉर इंटेंस इट वॉज नॉन एज ए वंदे मातरम मूवमेंट। जैसे कि आंध्रा में ये वंदे मातरम मूवमेंट के रूप में जाने लगा। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, स्वदेशी enterprises, national education and use of Indian language। स्वदेशी मूवमेंट में क्या किया गया जाने लगा? ब्रिटिशर्स के जो रूल हैं और उनका जो आइडियाज़ हैं, उनके जो रूल को अपोज किया जाने लगा। भारतीय जो आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाया गया। भारतीय जो एंटरप्राइजेज हैं या नेशनल एजुकेशन है, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। द फाइट फॉर स्वराज, द रेडिकल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। जो रेडिकल, जो गरम दल के लोग थे, उन्होंने मास जनता के समर्थन और करना शुरू किया, जनता को इकट्ठा करना शुरू किया, और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जो ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन थे, उनका बॉयकॉट या फिर उनका विरोध करना शुरू किया और उनके सामानों का विरोध करना शुरू किया। सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। और कुछ लोगों का ये मानना भी था कि ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश शासन को हमारे यहाँ से हटाने के लिए क्रांतिकारी हिंसा की ज़रूरत है। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल। A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906, जहाँ पर हमारे हर तरफ ये 1905 में जो बंगाल के पार्टीशन के बाद स्वराज आंदोलन चल रहा था, सब तरफ स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उसी टाइम पर 20th सेंचुरी के अंदर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी, जो कि मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स का ग्रुप था। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरल, द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने बंगाल के जो पार्टीशन है उसका सपोर्ट किया था। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने, उनकी इच्छा थी जो डिफरेंट कह सकते हैं, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचिका, मतलब उनके लिए अलग से चुनाव की बात उन्होंने करना शुरू किया था। अ डिमांड कंसिस्ट बाय गवर्नमेंट इन 1909। और उनकी जो डिमांड थी वो गवर्नमेंट ने 1909 में मान ली थी। सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। और काउंसिल में, परिषद में कुछ सीट्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर ली गई। हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोट्स। और वो सिर्फ मुस्लिम्स के वोट्स के थ्रू ही इलेक्टेड होते थे। मतलब उन्होंने यहाँ से बंटवारे की राजनीति शुरू कर दी थी, बांटो राज करो वाली नीति उन्होंने शुरू कर दी थी। मुस्लिम्स की बात उन्होंने मान ली, और उसके साथ ही उनके लिए डिफरेंट एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया, मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व कर दी, और उनके लिए भी मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते थे। दिस टेम्पर्ड पॉलिटिशियन टू ग्रेदर है फॉलोइंग बाय
डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। और इसके थ्रू क्या करने लगे, इससे राजनेता अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने में लग गए या उनके प्रति काम करने लगे, लालच पैदा हो गया। मीन वाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, और 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज़ ऑफ बायकाट, क्योंकि नरम दल के जो लोग थे वो बायकाट का अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स, और उनका मानना था इसमें हिंसा का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये सही नहीं है। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स, और जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो वहाँ पर मॉडरेट्स, नरम दल के जो लोग थे उनका अधिकार हो गया। विद द तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन तिलक के जो समर्थक थे वो बाहर से काम करने लगे। द टू ग्रुप्स reunited in December 1915. Next year, the Congress and Muslim League signed the historical Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. 1907 में वो अलग हो गए, 15 में वापस एक साथ मिल गए, और उसी के साथ 1906 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और प्रतिनिधित्व सरकार के लिए मिलकर काम करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड डू द नोट्स वर्क। ओके, थैंक यू।